Now, if we continue the previous lecture, we have the next transfer of heat, that is convection. कन्वेक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहला बेसिक रूल बता रहा हूँ, वो गौर से सुनना, तो तुम्हें कन्वेक्शन समझ में आएगा। मुझे एक बात ये बताओ कि मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए हैं थैल में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले को आप क्या कहेंगे? सेकंड वाला, थर्ड वाला। अब नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर हम हीट करें and if I supply same heat to solid, liquid and gas, तो एक बात याद रखो कि जब तीनों में मैं हीट दे रहा हूँ तो हीट ट्रांसफ़र क्विकली किस में होगी? सबसे फास्ट सॉलिड में। सॉलिड हीट को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है, लिक्विड गैस हीट को स्लो ट्रांसफ़र करता है, और गैस में हीट बहुत ही स्लो ट्रांसफ़र होती है। इसकी बिल्कुल जेन्युइन एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ, कभी भी ये बात नोट करना, कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि किसी सॉसपैन के अंदर पानी डाल के उसको हीट करो, तो जब आप 10-15 सेकंड 20 सेकंड के बाद हीटिंग बंद करेंगे तो आप देखेंगे सॉसपैन तेज़ी से गर्म हो जाएगा और पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सॉसपैन सॉलिड है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो हीट ट्रांसफ़र फास्टर होती है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट अलग से, कन्वेक्शन से पहले अलग से, कन्वेक्शन की हेडिंग अलग है, मगर कन्वेक्शन को स्टडी करने से पहले एक बात याद रखें कि ड्यूरिंग हीटिंग, कॉमा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हीट फास्टर because they are closely packed and heat transfers through their vibration. Through their vibration. इसी तरह से liquid molecules take time to transfer heat, and gas is the slowest one. To transfer heat. इसी वजह से ये बात भी याद रखें कि also cooling is faster in solids than liquids and then gases. ये पहला पॉइंट है।
अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, लिक्विड को, गैस को या सॉलिड को। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सब्सटेंस, चाहे वो सब्सटेंस लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, comma, it expands. क्यों? Because molecules move faster and they try to move apart due to which the volume of substance increases. अब ये की पॉइंट है जो बता रहा हूं और इसको दिमाग में बिठा लेना। अगर हीट इंक्रीज होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, if heat increases अगर किसी चीज़ को आप हीट इंक्रीज करें, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हीट यानी इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज होगी या थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज मॉलिक्यूल का नहीं हो रहा, ये मत कहना, और एमसीक्यूज में याद रखना, ये मत कहना कि मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है। मॉलिक्यूल का साइज़ नहीं बढ़ रहा, मॉलिक्यूल का साइज़ सेम है भाई, मगर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं हीट अप होने की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने की वजह से वो टकरा ज़्यादा रहे हैं, और जितना ज़्यादा टकराएंगे इतना एक दूसरे से दूर होंगे। बॉन्डिंग ब्रेक हो या ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी अगर थोड़ा एक दूसरे से दूर हैं तो और मज़ीद दूर हों। सॉलिड वाले बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मगर लिक्विड वाले तो ऑलरेडी थोड़ा दूर है ना। नहीं, लिक्विड वाले में आप बस ये कहेंगे वीक होगा, दूर होंगे ना, मगर वीक होंगे। अब इसका मतलब ये कि व्हेन हीट इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, और बेटा अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी देन मॉलिक्यूल्स become less डेंस्ड। ये बात याद रखना, डेंसिटी कम होगी उसकी। जितना किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट करेंगे, उसकी डेंसिटी कम होगी। ये की पॉइंट बता रहा हूँ। किसी भी सब्सटेंस को हीट करो, मैंने छोटी सी एग्जांपल दी स्टूडेंट, मैंने बोला सुनो मेरी बात, दोपहर को लंच में या रात को कभी भी कोई फूड ऐसा बना हुआ हो जिसपे कि थोड़ा सा करी हो, जैसे ऑयल है या कोई शोरबे वाला सालन है। इमेजिन करो कि कोई शोरबे वाला सालन है जिसके ऊपर से हल्की सी ऑयल लगी हुई होती है, उसको तुम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, क्या होगा? वो जो ऊपर करी है यानी शोरबा है या ऑयल है, वो थोड़ा सा जम जाएगा ना। उस जमे हुए ऑयल को या जमे हुए उस शोरबे को एक चमचे से किसी प्लेट में निकालो। सोचो, बिल्कुल तुम एग्जैक्टली ऐसे कर रही हो। एक चमचे से उस ऑयल को या उस शोरबे को एक चमचे से प्लेट में या सॉसर में किसी में निकाल के उस सॉसर को माइक्रोवेव के अंदर रखो। माइक्रोवेव इसलिए ताकि तुम बाहर से देख सको। तो मुझे बताओ, अब ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और तुम कहोगे एग्जैक्टली ऐसा होता है कि जब इमेजिन करो अपने दिमाग में
कि जब तुम माइक्रोवेव में उसे गर्म होता हुआ देखोगे तो तुम देखोगे कि वो सिर्फ गर्म नहीं हो रहा बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा होगा। यस और नो? और जब फैल रहा होगा तो तुम उसको बाहर निकालो, और जब बाहर निकालोगे तो तुम देखोगे कि वो पतला हो गया, हल्का हो गया। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पता है? कभी नोट करना, किसी घर में बड़े से पूछना, वो आपको बताएगा कि अगर कोई भी ऐसा शोरबे वाला कढ़ी बनी हो, निहारी बनी हो, कोई भी बनी हो, उसको अगर थोड़ा फ्रिज में रख दो वो गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी का मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब रात को बाहर निकाल के उसको गर्म करो तो गर्म करोगे जब तो फिर थिन हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी, यानी डेंसिटी कम हो जाएगी। है ना? ये एक्सपीरियंस हर जगह है, ऐसे ही होगा हमेशा। एक सर्टेन हीट लेवल तक है ना? हाँ ना, सर्टेन हीट, हम यही तो कह रहे हैं, हम एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप वाटर को वो करते हैं एक सर्टेन हीट क्या वो एवैपोरेट होना शुरू, वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो आप उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं ना, वो तो एक्सट्रीम ले गए ना। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल प्रॉस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। बेसिक चीज़ ये है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना और बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो वो थोड़ा एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने से वो हल्का होगा। हल्का होने का मतलब लेस डेंसर, रिमेंबर। अब मैं आता हूँ कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन के प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, उसको देखें। लेट्स से बेटा ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड है। और इस लिक्विड का इस वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप कहेंगे ये 25 डिग्री सेल्सियस इस पूरे लिक्विड का ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, लिक्विड का पूरा सेम टेम्परेचर है। अब मैंने यहाँ से इसे हीट करना शुरू किया। नाउ यहाँ गौर से देखना, जब मैंने यहाँ से इसको हीट करना शुरू किया तो सबसे पहले ये बॉटम के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलेगी। तो फिर मुझे ये बताओ कि जब ये बॉटम के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलेगी तो ये बॉटम के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। यस और नो? जब ये बॉटम के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर बॉटम के मॉलिक्यूल्स और टॉप वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम नहीं रहा। नीचे जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं आपने कहा उनका टेम्परेचर बढ़ के, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम will become less dense? yes or no? अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इन हीट इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड देन मॉलिक्यूल्स बिकम लेस डेंस। तो मुझे ये बताओ कि जब नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, गर्म होने की वजह से नीचे जो है ये सारा लिक्विड एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी, और इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि रूल ये है पानी के अंदर, वैसे भी जनरल बात बता रहा हूँ, पानी के गिलास में सोचो ज़रा, एक पूरा पानी के गिलास भर लो और मुझे, या कोई टब में पानी भरो और सोचो उसमें अगर टेबल टेनिस वाली बॉल को नीचे ले जाके छोड़ दो तो वो ऊपर फ्लोट करेगी, मगर कॉइन को बेटा अगर छोड़ दो तो वो सिंक करेगा। यस और नो? रूल ये है कि हमेशा लेस डेंसर
यानी लाइट ऑब्जेक्ट या लेस डेंसर और लाइट सब्सटेंस, हल्का ऑब्जेक्ट हमेशा राइज करता है, ऊपर रहता है, फ्लोट करता है, और मोर डेंसर या हैवी सब्सटेंस सिंक करता है। दोबारा ज़रा फोकस्ड होके सुने मैं क्या कह रहा हूँ। जिस वक्त तुमने हीट नहीं किया था, ऊपर और नीचे पूरे लिक्विड का टेम्परेचर सेम था 25 डिग्री सेल्सियस। तुमने हीटिंग नीचे से करना शुरू की तो नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए। नीचे के मॉलिक्यूल्स जब गर्म हुए तो बॉटम का लिक्विड एक्सपेंड हुआ। जब लिक्विड एक्सपेंड हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, हल्के हो गए, बॉटम के मॉलिक्यूल्स हल्के हो गए। और जब बॉटम के मॉलिक्यूल्स हल्के हो गए, हल्के होने का मतलब लेस डेंस, तो ये जो लेस डेंस मॉलिक्यूल्स हैं ये राइज होना शुरू होंगे। अब मुझे बताओ, जो 80 डिग्री वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे हैं वो ऊपर जाना शुरू होंगे। तो फिर मुझे ये बताएं, एज़ कंपेयर टू बॉटम मॉलिक्यूल्स, जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर तो 25 ही था ना, यस और नो। अब नीचे के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ऊपर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो भारी मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, और मोर डेंस मॉलिक्यूल्स इसीलिए अब नीचे आना शुरू होंगे। इसको हम फिजिक्स में कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल। कन्वेक्शन साइकिल हमेशा लिक्विड और गैस में होती है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना है। कंडक्शन में तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, मूव हो नहीं सकते। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन याद रखना, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगी। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगी। कन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी। दूसरा पॉइंट, कन्वेक्शन occurs in liquid and gases. Convection occurs when the high temperature molecules move towards the low temperature molecules. इसीलिए कन्वेक्शन साइकिल का एक रूल है, सुनना, कन्वेक्शन का एक रूल है जो मैं आगे बताऊंगा। कहीं साइड में अपने पास लिख लेना, हॉट एयर राइज, कोल्ड एयर सिंक। हॉट एयर राइज, कोल्ड एयर सिंक। अगर आपको याद हो, आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में पीएचडी में एक चीज़ पढ़ी थी, वो कहलाती है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। उसका ताल्लुक इसी से है। पहले समझना फिर लिखवाऊंगा मैं, पहले सुनना। ये जो मैंने तुम्हें कन्वेक्शन साइकिल बताई, मैंने कहा हॉट एयर ऊपर जाएंगे और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे। हॉट एयर ऊपर जाएगा और नीचे, ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं नीचे आएंगे। और ये साइकिल चलती रहेगी। कब तक चलेगी भाई? कब तक चलेगी? जब तक कि पूरा का पूरा टेम्परेचर यूनिफॉर्म ना हो जाए। इसी एप्लीकेशन में आता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अभी लिखवाता हूँ, पहले समझना मैं क्या कह रहा हूँ, फिर लाइन से लिखेंगे, पहले सुने। अब मेरी बात सुने और बहुत आराम से और सुकून से सुनना। सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक लैंड है और इसके बराबर में ही वाटर या सी है। यू कैन इमेजिन ऑन एनी सी साइड, फॉर एग्जाम्पल इन कराची आप जा सकते हैं सी व्यू की साइड पर चेक करने के लिए। सेम एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप सी व्यू पे। अब सुनो और बहुत ध्यान से सुनना। ये लैंड के ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं और ये सी के ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं।
अभी मैंने दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट को बताया तो उसने क्लास के बाद जो अभी खड़ा हुआ था वो यही मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा यार उस वक्त तुमने थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर था, इसलिए तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। सवाल क्या था बताता हूँ, मगर अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको उस सवाल का आंसर खुद ही मिल जाएगा। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ये बहुत सारे ये डॉट्स बनाऊँ बेटा, तो ये डॉट्स एक्चुअली डॉट्स नहीं हैं बल्कि ये एयर मॉलिक्यूल्स है। ये एयर मॉलिक्यूल्स अबव सी हैं और इसी तरह से बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स अबव लैंड मैंने बनाए। These are the air molecules above sea and these are the air molecules above land. Now listen, what I am saying here, अब सुने, सनराइज के वक्त, सुबह के वक्त, सनराइज के वक्त इस पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम है फॉर एग्जाम्पल, और सनराइज के वक्त इस पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इमेजिन करो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे ये बताएं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला कि सनलाइट इस ज़मीन पर भी और सी पर भी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, सूरज जब निकल गया, सनराइज हुआ मॉर्निंग में 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, तो जब हीट सीधी ज़मीन पे पड़ेगी तो मुझे बताना ज़रा, सुबह के वक्त लैंड जल्दी हीट अप होगी या सी जल्दी हीट अप होगी? अभी मैंने ऊपर बताया है, फिर तुम भूल गए हो, ऊपर बताया है कि कौन जल्दी हीट अप होता है, यहाँ बताया है जब हीट करेंगे तो कौन जल्दी हीट अप होगा भाई? सॉलिड। भूले नहीं कॉन्सेप्ट को। जब एट अ टाइम सनलाइट लैंड पर भी पड़ रही है और एट अ टाइम सनलाइट सी पर भी पड़ रही है, तो लैंड का टेम्परेचर हाई होगा और कंपैरेटिवली सी का टेम्परेचर लो होगा। चलो ये कह लो, सुबह 8 बजे से या सुबह 7 बजे से और सुबह 11 या 12 बजे तक लैंड का टेम्परेचर भी बढ़ा, सी का टेम्परेचर भी बढ़ा, मगर कंपैरेटिवली लैंड का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ा और सी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली स्लो बढ़ा। नाउ लिसन, यू कैन सी, नंबर्स तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मगर एक्यूरेट दिमाग में जाना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। सनराइज के वक्त दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। सनलाइट की रेडिएशंस की वजह से, हीट की वजह से ज़मीन भी गर्म हुई, पानी भी गर्म हुआ, मगर ज़मीन तेज़ी से गर्म हुई, सॉलिड है, पानी कम गर्म हुआ, लिक्विड है। इस वजह से दिन के 11-12 बजे तक अब 2 अलग अलग टेम्परेचर्स बन गए, यानी कि 2 अलग अलग मीडियम बन गए। ये मुझसे आखिर में स्टूडेंट ने क्लास में पूछा कि सर इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग कैसे हो गया? मैंने कहा तुमने सुना नहीं गौर से मैंने क्या बोला था। सुबह सनराइज के वक्त दोनों का टेम्परेचर सेम था, सूरज की धूप से दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, मगर मुझे बताओ ना किसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा? लैंड का। दोनों का साथ नहीं बढ़ेगा, एक जैसा नहीं बढ़ेगा। समझ आ रही है बात? लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, सी का टेम्परेचर भी बढ़ा मगर कम। इसीलिए सुबह 10-11 बजे समर सीजन में, गर्मियों में सुबह 10-11-12 बजे सी साइड पर जाएं तो आपको पानी समंदर का ठंडा मिलेगा। पैर अपने डालना तो थोड़े ठंडे होंगे, पानी होगा, ज़मीन गर्म होगी। सी व्यू के बाहर आप देखें, ज़मीन गर्म होगी, पानी ठंडा होगा, क्योंकि वह सुबह का टाइम है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कन्वेक्शन के हिसाब से जो लैंड के ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखना, ये जो लैंड के ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैंने अभी ग्रीन शेड किया, मुझे बताएं
सनराइज के वक्त, आराम आराम से समझा रहा हूँ, सुनो, सनराइज के वक्त इन मॉलिक्यूल्स का और बेटा इन मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी भी सेम थी, टेम्परेचर भी सेम था, सब सेम था। लैंड तेजी से गर्म होने की वजह से लैंड के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, यस और नो? ऊपर लिखा हुआ है हॉट हाई हीट इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बिकम लेस डेंस, मॉलिक्यूल्स बिकम लेस डेंस। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स अब लेस डेंस हो गए दिन में, और कंपैरेटिवली फिर मुकाबले में ये मॉलिक्यूल्स मोर डेंस हो गए। इनकी डेंसिटी कम हो रही है, मगर कंपैरेटिवली जो लैंड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा कम हो गई। तो एक चीज़ ज़्यादा कम हो गई, दूसरी चीज़ थोड़ी कम हुई, लेस। तो जब फाइनली दोनों में कंपेयर करोगे तो तुम उसको एक को लेस डेंस और एक को मोर डेंस ही कहोगे ना। अब मुझे बताएं, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ से कहाँ? रूल याद रखना, हमेशा हॉट से कोल्ड में हीट ट्रांसफ़र होती है। यस एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई द रेन अकर्स। इसीलिए लो डेंस मॉलिक्यूल्स, देखो लो डेंस मॉलिक्यूल्स मोर डेंस मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे, और ये मोर डेंस मॉलिक्यूल्स लो की तरफ आते हैं। दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसको सी ब्रीज कहते हैं। पूरे दिन सी ब्रीज चलता है, सी ब्रीज ड्यूरिंग डे होता है, याद रखना। अब रात को क्या होगा? अब मुझे बताओ, आफ्टर सनसेट सोचें, लैंड भी ठंडी होने की कोशिश करेगी और सी भी ठंडा होने का कोशिश करेगा। आफ्टर सनसेट विंड ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा, लैंड को भी ठंडा कर रही है, सी को भी ठंडा कर रही है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, याद रखना मैंने क्या कहा था, तुमने लिखा भी है ऊपर। मैंने कहा था भाई, जो चीज़ तेज़ी से गर्म होगी वही चीज़ तेज़ी से ठंडी भी तो होगी। ड्यूरिंग कूलिंग डेफिनेट है ना, ये 100% है। घर पे भी ऐसा ही है, तुमने शायद नोट नहीं किया। एक गिलास पानी के, शीशे के ग्लास के अंदर पानी भर के फ्रीज़र में रख दो, आधे घंटे के बाद बाहर निकालो, गिलास ज़्यादा ठंडा होगा, पानी इतना ठंडा नहीं होगा। सॉलिड कूल्स फास्टर देन लिक्विड। अब बेटा मैं कह रहा हूँ, रात में जब हवा चल रही है तो वो टेम्परेचर को ड्रॉप करेगी, तो मुझे बताओ ना किसका टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप होगा? लैंड का। लैंड का टेम्परेचर लो टेम्परेचर कहलाएगा, और सी का टेम्परेचर, दोनों में अगर कंपेयर करो तो हाई टेम्परेचर होगा। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि सर सी के ऊपर हाई टेम्परेचर कैसे? मैंने कहा यार बात सुनो, पूरा दिन सी ब्रीज चली थी, पूरा दिन सी ब्रीज चली थी। शाम को 5 या 6 बजे दोनों का टेम्परेचर, एग्जाम्पल समझो, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका भी और इसका भी 35 डिग्री सेल्सियस हो गया शाम तक। अब शाम के बाद सनसेट हो गया। अब मुझे बताओ, जब सनसेट होगा तो दोनों का टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा, यस और नो? अब मेरा बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जब दोनों का टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड का टेम्परेचर ड्रॉप होके 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसूलन सी का टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा, बल्कि फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस होगा, यस और नो? दोनों ठंडे हो रहे हैं, मगर ठंडे होने में कौन जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा? लैंड। आप कभी भी जून, जुलाई, अगस्त में शाम में सी साइड पे चले जाएं, और सी साइड पे बाहर अगर आप रोड देखोगे तो रोड पे पैर रख के देखना, ठंडा होगा रोड। और शाम को 6-7 बजे सनसेट के बाद
समंदर के पानी में पैर डालना वो गर्म होगा स्टिल। शाम को 7, 8, 9 बजे जाके चेक कर लें समर्स में कभी भी, क्योंकि जो हवा चल रही है उस हवा ने लैंड को तेजी से ठंडा कर दिया, मगर सी का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है। अब मुझे बताओ हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? लैंड से सी में या सी से लैंड में? अब ये सी से लैंड में हीट ट्रांसफ़र होगी। हाई टेम्परेचर का मतलब लो डेंस्ड मॉलिक्यूल्स, और लो टेम्परेचर का मतलब हाई डेंस्ड मॉलिक्यूल्स। अब बताओ क्या कैसे पता चलेगा? क्या कह रहे थे? हाँ, वो तो अपनी जगह है ना, हाई टेम्परेचर होगा तो लो डेंसिटी होगी, वो तो सही है। ये कहलाती है आपकी लैंड ब्रीज। सी ब्रीज दिन में होती है, ये बात याद रखना, सी ब्रीज दिन में होती है, और सी ब्रीज में हीट लैंड से सी में ट्रांसफर होती है। मॉलिक्यूल्स अबव लैंड ट्रांसफर टूवर्ड्स मॉलिक्यूल्स अबव सी। मैं ये नहीं कह रहा, जब मैंने समझाया किसी को तो मैंने कहा भाई ये मत समझना कि ज़मीन समंदर की तरफ जा रही है और समंदर ज़मीन की तरफ आ रहा है। समंदर नहीं आ रहा ज़मीन की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ एयर मॉलिक्यूल्स अबव लैंड और एयर मॉलिक्यूल्स अबव सी। दिन के वक्त लैंड के मॉलिक्यूल्स सी की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और रात के वक्त जब ठंडा होता है तो लैंड ठंडी हो गई, ज़मीन थोड़ी गर्म रही, तो इसलिए गर्म मॉलिक्यूल्स, हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स अबव सी ट्रांसफर टूवर्ड्स लैंड, इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। अब जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो देखो, मैं सबसे पहले ये पॉइंट तो मैं समझा चुका हूँ, अब से सामने देखते रहना। पहले या मैंने कहा, और यू हैव टू लर्न दिस, के कन्वेक्शन अकर्स इन फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो डेंसर रीजन टू हाई डेंसर रीजन। ये बात याद कर लें और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि हीट हमेशा लो डेंसर रीजन से हाई डेंसर रीजन में ट्रांसफ़र होगी बेटा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब मैंने यहाँ पर रूल तुम्हें बता दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया। रूल ये है कि अपॉन हीटिंग सब्सटेंस, जो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो एक्सपेंड होता है, और अगर एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, एंड हैंस लो डेंसर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो राइज होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं वो ऊपर आना शुरू होते हैं। और इसी का रिवर्स मैंने यहाँ लिखा है, अपॉन कूलिंग मॉलिक्यूल्स बिकम मोर डेंस्ड एंड देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठंडे मॉलिक्यूल्स हमेशा जमना शुरू होते हैं, और जमने का मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ती है, और जिन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ती है वो मॉलिक्यूल्स सिंक करते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लें। हाई टेम्परेचर, इस जुमले को मैं ये कहता हूँ हमेशा, ये स्टूडेंट याद रखें, हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स बिकम लेस डेंस्ड एंड they rise. Cold molecules become more dense and they sink. यही आपके पास इस कंटेनर में नज़र आ रहा है। ये जो फ्लेम है, इस फ्लेम से जो रेड एरो है वो कह रहा है कि भाई, रेड एरो शो कर रहा है हॉट and less dense water rise, और ब्लू एरो शो कर रहा है कि टॉप के वाटर मॉलिक्यूल्स जो मोर डेंस्ड हैं वो सिंक हो रहे हैं। कन्वेक्शन वो आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये दिस विल बी योर 3 मार्कर क्वेश्चन। एक्सप्लेन कन्वेक्शन साइकिल।
या कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो वो पूछेगा कन्वेक्शन साइकिल क्या होती है। देखो कन्वेक्शन साइकिल ये है कि ये किसी कंटेनर में वाटर है या कोई लिक्विड है, इनिशियल टेम्परेचर उसका यूनिफॉर्म है बेटा। जब मैंने उसे हीट किया तो देखो मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग हीटिंग मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम गेन हीट एनर्जी एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या लिक्विड एट द बॉटम इंक्रीजेस, एक्सपेंड हो रहा है, एंड द डेंसिटी डिक्रीजेस। और ये जो डेंसिटी डिक्रीज हो गई या ये जो गर्म मॉलिक्यूल्स हो गए ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर के जो लो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं वो देखो नीचे आएंगे, एंड द मॉलिक्यूल्स एट द टॉप बिकम मोर डेंस एंड दे सिंक। दिस साइकिल इज कॉल्ड कन्वेक्शन साइकिल। और ये कब तक चलेगी? जब तक कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म ना हो जाए। यस, हॉट एयर बलून में भी यही है। लेकिन अगर हम एक साइकिल के बाद भी हीट छोड़ दें तो फिर यूनिफॉर्म टेम्परेचर तो वैसे ही हो जाएगा। हीटिंग जब तक देते रहोगे जब तक चलता रहेगा। अब तुम हीटिंग यहाँ से बंद कर दो तो क्योंकि दोनों बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में, तो फिर मगर बात सुनो ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कूल होके हीटिंग तो कंटिन्यू देगी ना, ये साइकिल तो चलती रहेगी ना। टेम्परेचर हाई नहीं होगा मगर लो टेम्परेचर पर स्टेबल हो जाएगा वो। साइकिल तो चलती रहेगी मगर कम देर के लिए चलेगी। अगर हीटिंग कंटिन्यू देते रहेंगे तो ज़्यादा देर तक चलेगी। मेरी बात सुने, ये सिर्फ यहाँ मैंने नीचे नोट तुम्हें बता दिया, सॉलिड हीट्स अप और कूलर फास्टर देन लिक्विड, जो पहले बता चुका हूँ, एंड लिक्विड कूल्स फास्टर देन गैस। अब यहाँ मैंने सी ब्रीज बोला, याद रखना एग्जाम में अगर वो 2 मार्क्स का आपसे पूछेगा एक्सप्लेन सी ब्रीज, 2 मार्क क्वेश्चन, तो याद रखें सी ब्रीज दिन में होती है और सी ब्रीज में लैंड बिकम लेस डेंस एंड दे ट्रांसफर टूवर्ड्स द कंपैरेटिवली मोर डेंस मॉलिक्यूल्स अबव सी। Molecules above land transfer heat energy towards molecules above sea. लैंड के ऊपर के मॉलिक्यूल सी की तरफ जाते हैं दिन के वक्त। और एक्सप्लेन लैंड ब्रीज, तो मैंने कहा आफ्टर सनसेट एज द टेम्परेचर फॉल लैंड कूल्स फास्टर देन सी। ज़मीन जल्दी ठंडी होगी और ज़मीन के जल्दी ठंडा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स अबव सी रिमेन एट हाई टेम्परेचर। ज़मीन ठंडी हो गई तो पानी गर्म रहा ना, तो जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहा बेटा तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो अबव सी हैं वो लेस डेंस होंगे, and these less dense molecules above sea transfer towards more dense molecules above land. This is called land breeze. अगर मैं आपसे कहूँ लैंड ब्रीज की एग्जाम्पल तो सुने, लैंड ब्रीज में तो ये भी कह सकते हो कि कभी सोचो स्प्लिट एसी ऊपर लगता है, स्प्लिट एसी जब तक काम नहीं कर रहा पूरे रूम का टेम्परेचर सेम है। इमेजिन करें रूम टेम्परेचर, तो मैं आपसे कहूं कि भाई ये रूम टेम्परेचर सेम है और रूम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ तुमने यहां पर स्प्लिट एसी लगाया और स्प्लिट एसी ने 10 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस की एयर रूम में फेंकी, तो मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू रूल एसी की जो कूल एयर है वो कहाँ जाएगी? नीचे।
और जो रूम की सराउंडिंग के एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस पर हैं वो कहाँ जाएंगे? ऊपर। कभी नोट करना, देखना, स्प्लिट एसी के बिल्कुल टॉप की तरफ एक ग्रिल होती है। हीट एनर्जी एक्चुअली इसमें एब्जॉर्ब होके बाहर निकलती है। घर पे देखना, एक तो ग्रिल हीट सामने है, जहाँ से सामने से हीट कूल एयर आ रही है वो अलग है। ये जो स्प्लिट एसी में आगे से कूल एयर आती है, फ्लिपर है, ये फ्लिपर ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लैप जो है ऊपर नीचे होता रहता है, ये अलग चीज़ है। मगर कभी टेबल पे किसी चेयर पे चढ़ के स्प्लिट एसी के ऊपर से देखना तो ऊपर एक जाली होगी और वो जाली हॉट एयर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालती है और आउटर से जो गर्म हवा निकल रही होती है वो हॉट एयर रूम की है। इसीलिए वो आपसे कहेगा कि भाई स्प्लिट एसी को ऊपर क्यों लगाएं या हीटर को नीचे क्यों लगाएं। जब मैं पासवर्ड कराऊंगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हीटर नीचे क्यों लगे भाई? क्योंकि हीटर में हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैं। हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स बिकम लेस डेंस एंड दे राइज एंड कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स सिंक। ये है एक्चुअली कन्वेक्शन की एग्जाम्पल्स। कन्वेक्शन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी है। मैं पहले रेडिएशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं।